So good evening friends, we are here to discuss paper 2 section 1 of PSIR optional topic number 5. We shall discuss today Marxist theory of international relations as well as systems theory of international relations. So let's start. तो सबसे पहले ये आता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला आईआर पर, बता दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने क्या बोला कार्ल मार्क्स ने? फॉर प्रॉफिट अलग है। कार्ल मार्क्स का एग्जैक्ट क्या था? ऐसा लिखा है कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला इंटरनेशनल रिलेशन के और अप्रोच पे। उन्होंने लिखा लेकिन वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने प्रोलेटारिएट इंटरनेशनल का मतलब यूटिलाइज किया, बट वो इट वाज नॉट काइंड ऑफ कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे। वो प्रोलेटारिएट को बोल रहे थे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड मैंने सभी जगह एक जैसे सिस्टम फेस कर रहे हैं, तो यूनाइटेड होने की जरूरत है सो एज टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टार्ट कहाँ होता है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी का? मार्क्सिस्ट का तो आई गेस लेनिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऐसा सब कहते हैं कार्ल मार्क्स के टाइम पर पूरा चीज मतलब पूरी की पूरी क्वालिटी जो इंपीरियलिज्म की और इंटरनेशनलिज्म की पूरी तरह से उभरी भी नहीं थी। सो आई गेस लेनिन। जी, तो हम लोग आगे भी देखते रहेंगे ऑलमोस्ट लास्ट तक, जब तक रॉबर्ट कॉक्स नहीं आ जाते। और कॉक्स का आना भी वहीं पर उसी चीज़ को दर्शाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो अप्रोच रहा मार्क्सिस्ट लोगों का, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन पार्टिकुलर। अब बता दें कि लेनिन का क्या था रोल। जितनी भी चीजें याद आती है बताते जाइए। उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया और उन्होंने फिर एक पिच किया आइडिया। एक्चुअली उनका आइडिया भी नासेंट स्टेज पर ही था, कोई वेल डेवलप्ड फर्निश्ड आइडिया उतना ज्यादा परफेक्टली नहीं था, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही बंधे हुए थे पूरी की पूरी तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमी। इसलिए शायद उनको रिडक्शनिस्ट भी किन्हीं ने क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने जो सबको रिड्यूस कर दिया इकोनॉमिक मैटर पर ही। हाँ, उनका टेक्निकल टर्म्स या प्रॉपर कंट्रीब्यूशन क्या था जिसको आंसर में लिख सकते हैं? सर ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किए ये और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को भी। आप डिपेंडेंसी में चले गए, अभी लेनिन पे ही रहेंगे। लेनिन का क्या कंट्रीब्यूशन है जो टेक्निकली वी शैल राइट इन आवर आंसर्स? बेसिकली लेनिन ने उन्होंने मिडिल क्लास को इन्वॉल्व किया और जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका डोमिनेंट रोल स्टार्ट हुआ लेनिन की वजह से। नहीं तो एक्चुअल जो रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली वर्कर क्लास का था। तो बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ आइडियल कम्युनिज्म व्हिच वाज इमेजिन्ड बाय मार्क्स। हाँ सर, आपने जो बोला वो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिज्म इन रशिया यूएसएसआर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में टू मार्क्सिस्ट अप्रोच टू आईआर, वहाँ पर लेनिन का क्या रोल रहा है? ओके, तो फिर यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा है ना कि कैपिटलिस्ट इन सर्च ऑफ मार्केट सेटल एंड नेसल एवरीवेयर। ये कार्ल मार्क्स का ही है, आपका एफर्ट अच्छा है। कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट है कि द इम्पेरेटिव्स ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कंपेल्स बर्जुआ क्लास टू नेसल एवरीवेयर एंड सेटल एवरीवेयर। हाँ, अब आ जाते हैं लेनिन पे। तो लेनिन का उन्होंने बुक लिखा, आज ये पैम्फलेट नहीं है, इन्होंने लिखा इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कैपिटलिस्टिक वॉर था। और ये कुल मिलाकर आपको हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी के जैसा एनालिसिस है। इन्होंने भी दिया डिपेंडेंसी का, इन्होंने यूज हो जाता है यहाँ पर, निकोल एक्सचेंज का यूज हो जाता है, अनइवन डेवलपमेंट जो बाद में आएगा डिपेंडेंसी स्कूल में, वहीं पर यहाँ से दिखने लगता है। यस सर, इसके कीवर्ड्स हैं अनइक्वल एक्सचेंजेस, अनइवन डेवलपमेंट,
कोर एंड पेरिफेरी स्टेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें एज इट इज नहीं लिखी हुई थी इनका बुक में लेनिन में, बट इनको निकालते हैं, रिड्यूस करते हैं बाद में डिपेंडेंसी स्कूल वाले, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वाले। वहां पर उनके स्कॉलर्स कौन कौन थे डिपेंडेंसी वाले? वॉलरस्टीन सर, एक, एजी फ्रैंक, दो, समीर अमीन, तीन, ठीक है, और याद आएगा तो देखेंगे। उसके पहले एक रोजा लग्जमबर्ग है जो लेनिन के समय का लिखती हैं, तो पहले हम उन्हीं को लिखेंगे। उन्होंने भी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म को एनालाइज किया था और उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म एंड इंपीरियलिज्म आर इंटरलिंक्ड फेनोमेना है। तो आगे बढ़ते हैं कि इमैनुअल वालरस्टीन पे एग्जैक्ट आ जाते हैं क्योंकि इनका मॉडल जो है हमारे आंसर्स में जाता है अच्छे से। तो इनका थ्योरी को एक टर्म दिया गया है, ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सोसाइटी को भी हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं। और एक चीज़ और था हिस्टोरिकल सोशलिज्म, जो हिस्ट्री को यूज करते हुए सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, उसमें मैक्स वेबर भी आते हैं, इनका भी है। और जो डिपेंडेंसी स्कूल है, जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन वाला थ्योरी पढ़ रहे थे हंटिंगटन का, वहाँ पर आया था कि इनको क्रिटिसाइज करते हुए डिपेंडेंसी स्कूल आया, उनके क्रिटिसिज्म में देखे। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोल रहे थे कि सभी जगह ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, अर्बनाइजेशन करो, सेकुलराइजेशन करो, ये सब चीज़ें करोगे तो मॉडर्नाइजेशन आएगा। और उसको अचीव, इन चार टर्म्स को अचीव करने के लिए आपको इंटरलिंक होना पड़ेगा इकोनॉमी में। उसको काउंटर करते हुए ये डिपेंडेंसी स्कूल वाले ने बोला कि इंटरलिंक होंगे तो क्या होगा वो देख रहे हैं, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यही होने वाला है। यहाँ तक कि जो उसमें थे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में रोस्टोव, उन्होंने तो एक बुक ही लिख दिया, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये रोस्टोव का क्या आइडिया था नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में? वो ये बताना चाह रहे थे कि कैसी भी कंट्री हो, सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो या फिर कहीं भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, वो सारे के सारे फेजेस से गुजरेंगी। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बांट दिया था उन्होंने। इसके ये 5 स्टेजेस देते हैं टोटल रोस्टो इकोनॉमिक ग्रोथ के। नाम पता है तो बता दीजिए। हाँ अच्छा, ये पहला स्टेज बताते हैं ये कि ट्रेडिशनल सोसाइटी रहेगी। दूसरा स्टेज रहेगा प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। फिर थर्ड स्टेज में फाइनली इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी। फोर्थ स्टेज में मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, ड्राइव टू मैच्योरिटी टर्म दिया इन्होंने। और फिफ्थ स्टेज में एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन आ जाएगा। ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेजेस इन्होंने दिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को काउंटर करते हुए आ जाता है डिपेंडेंसी स्कूल, एजी फ्रैंक, वॉलरस्टीन। तो डिपेंडेंसी स्कूल सबसे अच्छे से डेवलप हुआ था लैटिन अमेरिका में, एजी फ्रैंक वहीं से थे। इन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन विथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वुड रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। और वॉलरस्टीन ने बोला पॉवर्टी इन साउथ एंड वॉर इन वॉल्कन्स ऑल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑपरेशन ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया, इसमें उन्होंने 2 वर्ल्ड सिस्टम दिए। दोनों वर्ल्ड सिस्टम में 3 डायमेंशन होते हैं, दोनों में होंगे तीनों डायमेंशंस। डायमेंशंस है स्पेशियल, टेम्पोरल एंड कल्चरल। सो वी शैल सी वन बाय वन। फिर ये भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह ज़्यादा दिखते हैं। इसको काउंटर करने के लिए राइदर इनको रिफॉर्म करके रेस्क्यू करने के लिए आते हैं चेस डून। वो बोलते हैं थोड़ा इसमें पॉलिटिक्स डालो, अच्छा लगेगा। फिर आते हैं ग्रामसियन वाले रॉबर्ट कॉक्स, बोलते हैं इसमें आइडियोलॉजी डालो और अच्छा लगेगा। फिर चौथा आते हैं नियो मार्क्सिस्ट टाइप के रिफ्लेक्टिविस्ट, एंड्रयू लिंकलेटर, बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री को उड़ा दो और अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे ही डेवलप होकर ये थ्योरी कॉल्मिनेट करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इमैनुअल वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम। तो पहले 2 वर्ल्ड सिस्टम है, बता दीजिए कौन कौन है, क्या क्या कैरेक्टर है। एक तो जो था वो 17वीं सेंचुरी के पहले ही था और दूसरा जो था वो 17वीं सेंचुरी के बाद था। 2 सिस्टम, दोनों में सारे के सारे फीचर्स तो सेम थे। एक तो स्पैटियल डायमेंशन, दूसरा टेम्पोरल डायमेंशन, तीसरा है कल्चरल डायमेंशन। इसमें भी इन्होंने पहले भी पेरिफेरीज में बांट रखा था। पहले हम 17वीं सेंचुरी के पहले वाले की बात कर लेते हैं।
जहाँ पर पेरीफेरीज यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट टू द सेंटर विच वाज रिडिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पेरीफेरीज बाय द सेंटर। लेकिन उस टाइम मतलब उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड था सिस्टम। उसके बाद फिर इकोनॉमिक, उसके बाद फिर जो 17th सेंचुरी की बात है तो उसमें फिर वो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन उस वाले में भी डायमेंशन सारे के सारे सेम रहेंगे। जी एग्जैक्टली। तो अब हम क्या लोग ये देखते हैं कहते हैं कि सर देयर मतलब वहाँ देयर एग्जिस्ट अ मल्टी कल्चरल टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, इसका क्या है कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझा दीजिए ताकि आंसर में यूज हो जाए। सर मतलब ये कहते हैं जैसे जो 17th सेंचुरी मतलब ये था, ये लेबर जो होता है ये इंटर कंट्री के बीच में डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी हमारे उसमें क्या है कि एक कोई मान लीजिए फर्म है तो उसमें लेबर डिवाइडेड था, बट उस समय क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में लेबर था, कुछ कंट्री दूसरे कंट्रीज के लिए लेबर कर रही थी ऐसा। जी, अब आ जाते हैं 3 डायमेंशन जो इन्होंने दिए हैं। तीनों डायमेंशन का नाम बता दीजिए पहले। स्पेशल डायमेंशन यही वाला सर, टेम्पोरल एंड जी कल्चरल। जी, तो देखेंगे तीनों डायमेंशंस को जब हर दोनों सिस्टम में ये दिखेगा, दोनों वर्ल्ड सिस्टम में। तो टेम्पोरल में देखेंगे जब टाइम वाली बात आएगी तो बोलते हैं वो कि जिंदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है। स्पेशल में देखेंगे कि किससे कैसे वो ज्योग्राफिकली एक्सपांडेड रखा रहता है। कल्चरल का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेशल डायमेंशन देखेंगे। इसी में एक कोर पेरिफेरी आया था, आंद्रे एजी फ्रैंक, उसका स्पेलिंग नहीं जान रहा इसलिए भाग रहा। एजी फ्रैंक ने उसमें कोर पेरिफेरी दिया था, इन्होंने सेमी पेरिफेरी भी डाला इसमें। तो स्पेशल डायमेंशन में ही है वो। इसमें 3 होते हैं, कोर होते हैं, सेमी पेरिफेरी होते हैं, फिर पेरिफेरी होते हैं। अब कोर के बारे में बता दीजिए, उसके बाद पेरिफेरी, उसके बाद सेमी पेरिफेरी। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बता रहे थे ये, अगर हम ऐसे पॉलिटिकल साइंस के नेचर में बोले तो। बट अगर हमें आंसर में लिखना है तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर वाज देयर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल या टेक्नोलॉजिकल, सारी की सारी पावर उन्हीं के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी। जी आइडियोलॉजिकल भी है ना। हाँ, अब पेरिफेरी के बारे में बता दीजिए, उसके बाद सेमी पेरिफेरी में आएंगे इनका वॉलस्टन का स्पेशल। पेरीफेरी इन द सेंस कि ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म के भी टाइम था, और जब कॉलोनियलिज्म चला गया तो फिर ये नियो कॉलोनियलिज्म में आ गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ इनके यहाँ फिर भी हो रहा था, और जो इनके यहाँ जो रूलिंग क्लास था इन द पेरीफेरी, इट वाज लॉयल टू द कैपिटलिस्ट ऑफ द कोर कंट्री। तो इन द सेंस हमने जैसे हमजा अलवी के बारे में पढ़ रखा है आगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ कनेक्ट करके बता रहा था, थोड़ा सा उससे मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ ये पेरी पेरी वाला आइडिया कि वहाँ कितने 3 लोगों के लॉयल होता है। तो एक नेशनल बोर्जुआ, फिर एक वो कोर वाला बोर्जुआ, तो ये यहाँ पर पेरी पेरी वाले में ये भी बता रहे हैं। इनके पास पावर नहीं होता है, हैव नॉट्स में आते हैं ये। एज ए कंट्री पॉलिटिकल यूनिटी हैव नोट्स है। वो जो बता रहे थे पुतिन साहब, वो बोल रहे थे वहाँ के पॉलिटिकल एलिट्स के बारे में। जैसे आप मान लीजिए कोई कंट्री, हाँ समझ गए होंगे, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं। डीकोलोनाइजेशन के बाद जो पॉलिटिकल पावर जिनके हैंड में होती है ना, वहाँ और वहाँ के जो कैपिटलिस्ट होते हैं, लोकल इंडिजिनस, वो जुड़े रहते हैं कोर इकोनॉमी से। अब आ जाते हैं सेमी पेरिफेरी पे। तो इसमें क्या बोलते हैं सेमी पेरिफेरी के बारे में वॉलस्टीन? ये एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि सेमी पेरीफेरी इन्होंने एक एंटिटी बनाई, जो एंटिटी पहले तो कॉलोनियलिज्म के अंडर थी, लेकिन इनके पास sorry sir, they had some amount of power in their hand, maybe it is industrial base or something like that, or skilled power. इसका एग्जांपल हम सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिक कंट्रीज या एशियन टाइगर्स। तो इसमें ये सेमी पेरीफेरी को बताते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि इन्होंने रशिया को सेमी पेरीफेरी में क्यों डाला था, बट उसमें इन्होंने बताया था कि जो एक्सप्लॉइटेशन था वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो गया, और सेमी पेरीफेरी वाज द वन जो मतलब एनेबल करता था पेरीफेरी में, क्योंकि ये सेमी पेरीफेरी वाले अलाइंड हो गए थे इलाइटिस्ट और या फिर जो कैपिटलिस्ट ऑफ कोर कंट्रीज हैं उनके साथ। ये किस चीज का काम करता है टेक्निकली?
इंटरनेशनल इकोनॉमी में, शॉक ऑब्जर्वर कैसे करते? सर एक्सप्लॉइटेशन की लोकेशन चेंज हो गई ना, तो फिर वो और ज्यादा ओपेक नेचर हो गया एक्सप्लॉइटेशन का। तो अब जब भी कोई इशू आएगा भी तो सबसे पहले वो सेमी पेरिफेरी पे आएगा, कोर कंट्रीज तक आएगा ही नहीं। तो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने। पब्लिक एक्शन, पब्लिक एंगर भी जो अगर आता है तो इनके ऊपर आएगा, मेन कोर कंट्री के ऊपर नहीं आएगा। जी, उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें की है जो टेक्निकली लिखा हुआ है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास के जो वेस्टर्न कंट्री का उसको भी अंडरमाइन कर दिया, क्योंकि उसके बदले में चीप लेबर मिल गए इंडिया चाइना में उनको। इस तरह के एग्जांपल्स हैं। उन्होंने अंडरमाइन कर दिया एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन द वेस्टर्न कंट्री को, क्योंकि ये वहाँ यदि वेस्टर्न वहाँ से हट के वो कंपनीज इधर आगे शिफ्ट कर गई और हमारे यहाँ केरला में कोका कोला पानी निकाल रही। बर्जुआजी वाले वेस्टर्न कंट्रीज हैव शिफ्टेड देयर ऑपरेशन सेमी। इससे क्या हुआ कि चीप लेबर मिल जाता है, पुअर एनवायरमेंटल रेगुलेशन के कारण फायदा मिलता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डंप करते रहते हैं और हायर रेट ऑफ रिटर्न्स भी मिलता है कैपिटल इन्वेस्टेड। तो वहाँ के एफर्ट्स को जो अंडरमाइन कर देता है। और ये जो आप लोगों ने बताया सब मिलकर शॉक ऑब्जर्व का काम करते। एग्जाम्पल बता देंगे तीनों का, पेरिफेरीज, कोर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी और कोर कंट्रीज का। तो जैसे कोर का हो गया ये G7 कंट्रीज हो गए, पेरीफेरी का जो सर अफ्रीकन स्टेट्स हो गए, और सेमी पेरीफेरी का भी जैसे इंडिया, चाइना, ये लोग हो गए। एशियन टाइगर्स। जी, टेम्पोरल डायमेंशन डालेंगे दोनों वर्ल्ड सिस्टम में। अब टेम्पोरल में क्या बताते ये? टेम्पोरल में बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके 3 फीचर्स होते हैं। एक तो साइक्लिकल रिदम्स, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जैसे इकोनॉमी में होते हैं, वही वाला है। और फिर सेकुलर ट्रेंड्स होता है, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड्स, और फिर क्राइसिस बताते हैं फाइनली, ये 3 चीज। मतलब कि जितने भी वर्ल्ड सिस्टम है वो सबका एक जन्म होता है, वो बड़े होते हैं फिर डाई करते हैं। तो पहले साइक्लिकल रिदम से इट शोज बूम एंड बर्स्ट कैपिटलिज्म। दूसरा बताते हैं कि इसे रिफ्लेक्ट्स कंट्राडिक्शन इन कैपिटलिज्म, वेजेज बढ़ेगा, स्लो डाउन इकोनॉमी होगा। तीसरा होगा कि साइक्लिकल रिदम और ट्रेंड्स के बाद अल्टीमेटली कोलैप्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये जो भी सिस्टम है। अब ये बोलते हैं कि करंट वाला जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है उसका क्या स्थिति है। ये बार बार आप देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, या न्यू लिबरल इकोनॉमिक जब भी आता है तो यही वाला आता है, स्वान सॉन्ग। ये स्वान सॉन्ग वही वाला है ना जो अफ्रीका में डेथ के बाद वो नाचते गाते हैं, शायद वही। तो बोला इट इज टाइम टू प्रिपेयर द स्वान सॉन्ग, क्योंकि इट्स अप्रोचिंग, फास्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स एंड। तीसरा है कल्चरल डायमेंशंस, ये भी दोनों वर्ल्ड सिस्टम में होंगे। ये कल्चरल डायमेंशंस बता दीजिए। लिबरलिज्म, प्रमोटिंग कैपिटलिज्म। एक टर्म यूज करते हैं ना, जियो कल्चर, जिसमें साइंस और लिबरलिज्म का कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड सिस्टम पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो ये जो कल्चर है पूरे ज्योग्राफी में ऑपरेट हो रहा है। और इसमें जो दो कंपोनेंट है जो पूरा मतलब कि वो स्पेसिफिक रीजन पे नहीं फोकस हो रहा है, ये दो कल्चर का जो सब पार्ट आपने बताया, साइंस और लिबरलिज्म, ये पूरे वर्ल्ड सिस्टम में ऑपरेट हो रहा है कॉमन कंपोनेंट की तरह। और मैम आपने क्या बताया था? प्रमोट करते हैं दोनों, साइंस एंड लिबरलिज्म। ओके, अब यार ये तो खत्म हो गया। यदि हम इस वर्ल्ड सिस्टम को क्रिटिसाइज करें, अभी मार्क्सिस्ट स्कूल को नहीं कर रहे, सिर्फ वर्ल्ड सिस्टम को, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म आता है? इट इज यूरोसेंट्रिक, क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे बेस्ड है। ये बात किन्होंने बोला, किस स्कूल ने? पोस्ट सर ये पोस्ट जी कॉलोनियल, जी एग्जैक्टली। और इसको सर और दूसरा मोनोकॉजल कहते हैं, हाँ मोनो एक, इकोनॉमिक हाँ ये किस, डिटर्मिनिज्म का एग्जांपल। ओवर ये किसने बोला? एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डायमेंशन, दूसरा क्रिटिसिज्म। ये किन्होंने बोला?
इन्होंने ये बोला चेसडन ने, DUNN, सर क्या बोले चेसडन? यही जो आपने बताया इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। अच्छा ओके। इन्होंने बोला कि वर्ल्ड सिस्टम वाले ऐसे बता रहे हैं जैसे सिंगल अंडरलाइंग काउज है, और उन्होंने इस मॉडल को रिफॉर्म करते हुए बोला कि इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री डायमेंशंस भी ऐड करो। वर्ल्ड सिस्टम ऑपरेट होता है तो उसमें पॉलिटिकल है, जैसे हेजेमोनी है यूएसए का, रसिया को उसको जवाब देना पड़ता है, मिलिट्री वाला भी अब डालते जा सकते हैं। ये दो है लिखा हुआ। इसके बाद आता है जो इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म हुआ, तो अब मार्क्सिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स IR और स्क्रूटनी में आया, तो रॉबर्ट कॉक्स रेस्क्यू करने के लिए आए। जैसे चेसडून ने इसे रिफॉर्म किया, वैसे रॉबर्ट कॉक्स ने प्रॉपरली इसे किया। ये ग्राम्सियन ट्रेडिशन वाले थे, तो ग्राम्सियन ट्रेडिशन वाले होंगे तो थोड़ा इकोनॉमिक से बेस स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस करेंगे ऑटोनोमस के साथ। सर ये कहते हैं कि सर जो यूएस की हेजेमनी है वो सर सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी के कारण नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी और कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। जी, और इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सर थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। बोला जाता है कि इनके इसी स्टेटमेंट के कारण इनको भी फेमस मिला, मतलब पब्लिसिटी मिली थी इसी स्टेटमेंट, इसी व्यू के कारण, स्टडी के कारण। और इन्होंने बोला कि वो क्या करते हैं, मतलब कि मिलिट्री पावर इकोनॉमिक पावर पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक पावर फ्री ट्रेड पे डिपेंड करता है, फ्री ट्रेड को ये बढ़ाते हैं कि ऐसे प्रमोट करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर वो अपने आइडिया को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट आई एम डूइंग दिस, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, उनका बेनिफिट। ठीक है, कुल मिलाकर ये हो गया कि रियलिस्ट फोकस करते हैं मिलिट्री पावर पे, रियलिस्ट फोकस करते हैं मिलिट्री पावर पे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फोकस करते हैं किस पावर पे, इकोनॉमिक पावर पे। लेकिन यदि अच्छे से समझना है तो हमें आइडियोलॉजिकल पावर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्रिटिकल स्कूल, और रिफॉर्म होगा मार्क्सिस्ट स्कूल। क्रिटिकल स्कूल में कौन से स्कॉलर हैं? एंड्रू लिंकलेटर जी, इनको और एक स्कूल के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा स्कूल है? फ्रैंकफर्ट। ये न्यू मार्क्सिज्म वाले वहीं से आए थे। फ्रैंकफर्ट किस कंट्री में है? जर्मनी। जी, इनको एक और स्कूल के नाम से जाना जाता है, इमेंसिपेटरी स्कूल क्या? हाँ, इमेंसिपेटरी स्कूल। हाँ, तो ये इनकी सारी थ्योरीज मतलब उसी के सराउंडिंग थी, इमेंसिपेशन ऑफ मासेस के लिए सर ये काफी वो करते हैं। जी, अब ये इसका इनका क्या आइडिया है? 3 आइडिया लिखा हुआ है। सर ये कहते हैं कि सर इमेंसिपेशन, जो वॉर से हम लोग को इमेंसिपेशन तभी मिल सकता है जब टेरिटोरियल बाउंड्रीज इररिलेवेंट हो जाएं और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। सर ये जैसे अभी रशिया यूक्रेन वाला एग्जांपल ले सकते हैं, अगर टेरिटोरियल बाउंड्री ना होती तो कोई लफड़ा ही नहीं होता। जी जी, और आगे दूसरा बनाने को बिल्कुल ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं, और एक इन्होंने बोला ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जी, तो ये जो कहते है हैं कि ना जो पीपल हैं उनको रूलिंग क्लास के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इंकरेज करते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत ही शानदार है। आपको एंड्रू लिंकलेटर फ्रैंकफर्ट वाले को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल। सर इसमें एक दो बोलते हैं सर कि ये जो मोरल बाउंड्रीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और सर जैसे अभी ये ट्रांसनेशनल सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स को भी स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। हाँ, इन शॉर्ट लिबरल आइडियाज का फ्यूजन था थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा कहीं लिख नहीं सकते, टिल्ट होगा। अपने समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि थोड़े से लिबरल आइडियाज का इंडक्शन था इनके में। ठीक है, और इसके इनके ये तो हो गया, इसके बाद ये खत्म ही हो गया। इसमें और था कि एक जो वो बोल रहे होते हैं कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन का डीके हो रहा है, स्वान सॉन्ग है इमैनुअल वॉलरस्टीन, वहाँ पर उनका और एक फेमस स्टेटमेंट है कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट फॉर द पीपल, आइदर बारबेरियनिज्म और सोशलिज्म।
ये कौन कहता है सर? वॉलस्टीन कहते हैं ना शायद। जी। जी। अब एंड आ वी हैव जाते, टू चूज सोशलिज्म फाइनली, ये भी ऑब्वियसली ऐड सर। करते हैं। जी। अब हम लोग आ जाते हैं बिहेवियरल थ्योरीज, पॉजिटिविज्म। इसमें 3-4 थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, लेकिन आज हम लोग देखेंगे जो सिलेबस में है सिस्टम थ्योरी, सिर्फ वही। सिस्टम थ्योरी का एक्सपोनेंट कौन थे? सर मॉर्टन कापलान। कापलान। अच्छा, अभी आपको बताया था इमैनुअल वालरस्टीन का थ्योरी को बोला जाता है ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इनका भी एक वर्ड उसी तरह है। इनके मॉर्टन कापलान को उन्होंने क्या बनाया? ग्रैंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसी तरह था जॉन रॉल्स का ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें ये भी बोलते हैं कि हम ऐसा ग्रैंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनाएंगे जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एनालाइज हो जाए। और इनका, इन पे इन्फ्लुएंसेस किनका किनका था? सर डेविड ईस्टन का, बिहेवियरल के कारण। जी, जो पॉलिटिकल साइंस में यूज किया तो डेविड ईस्टन का था। और जनरल सिस्टम थ्योरी जो सोशियोलॉजी में यूज हुआ था वो, क्योंकि डेविड ईस्टन खुद वही जनरल सिस्टम थ्योरी यूज करते। आप बता दीजिए कि सिस्टम थ्योरी का एडवांटेजेज जो कापलान ने खुद, मॉर्टन कापलान, याद रखिएगा ये रॉबर्ट कापलान नहीं है जो अभी जिंदा है, मॉर्टन कापलान का डेथ हो चुका है। मॉर्टन कापलान के अकॉर्डिंग एडवांटेजेज ऑफ सिस्टम थ्योरी क्या क्या थे? सर ये मोस्ट सूटेबल है क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जी। दूसरा? साइंटिफिक थ्योरी बना सकते हैं इससे। हाँ, तो ऐसा चल रहा था बिहेवियरलिज्म में कि हम लोग ना सिलो में स्टडी नहीं करेंगे। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर था, उन्होंने भी सिलो वाला एनालिसिस हटा दिया कि सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक करेंगे, सब चीज़ों को, अंडरलाइंग फैक्टर्स को देखेंगे, पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल। इसी तरह ये सिस्टम थ्योरी वाले कापलान ने बोला पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी बनाओ, इधर से उधर आइडिया यूज करो और नॉर्मेटिव पार्ट्स हटाएंगे सो दैट कि हमारा मॉडल बिहेवियरल साइंस की तरह दिखे। तो इन्होंने ये बताया। कापलान ने कितने मॉडल्स दिए आईपी के लिए? तो टोटल 10 देते हैं ना सर? जी 10। अब उसमें से बोला जाता है कुछ हाइपोथेटिकल है, वो देखेंगे। कितने वेरिएबल्स है जो हर मॉडल में है? हाउ मेनी टाइप्स? 5। CAET जो यूजलेस हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं, वो नाम चेंज कर लीजिए। यूजलेस लिख के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। CAIET। तो 5 वेरिएबल के नाम बता दीजिए। सर कैपेबिलिटी हो गया, सर इंफॉर्मेशन। जी बोल लीजिए मैम। ट्रांसफॉर्मेशन। मैम आपका आवाज़ स्लो आता है, तो उस तरह इस दिन जैसा आपने किया था रिफॉर्म वैसा ही कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये 5 रूल है, इस वेरिएबल्स हैं। एसेंशियल रूल्स जो कि हर सिस्टम के होंगे अपने। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कि कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। फिर एक्टर वेरिएबल्स कि कितने प्रकार के एक्टर कैसे होते हैं। फिर कैपेबिलिटी वेरिएबल्स कि किस सेक्टर का क्या कैपेबिलिटी है। फिर इंफॉर्मेशन वेरिएबल की किस इंफॉर्मेशन पर वो बेस्ड है। याद करने के लिए निमोनिक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, वो CAIET है। और कुछ और भी बना सकते हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस कैट, इंडियन एक्सप्रेस CAT। ठीक है। 10 मॉडल्स का जो मॉडल बेसिकली ऐसा होगा ना कि AI-EEE अपन एग्जाम दे देते हैं ना, AI-EEE, वैसे ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोल सकते हैं, वैसा कुछ। जी, ऑल इंडिया CET। हाँ वैसा कॉमन कुछ, एंट्रेंस मतलब थोड़ा टेस्ट। सा इजी टू जी रिमेम्बर जी लग रहा बढ़िया। है कैट से। जी बढ़िया, सही सर। आप बताते जाएंगे। पहला मॉडल का नाम है बैलेंस ऑफ पावर मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम मॉडल जो भी बोल रहे हैं, ये क्या है?
बता दीजिए। था सर, वर्ल्ड वॉर 1 तक एग्जिस्ट किया था। ठीक है, बाइपोलर मॉडल जिसमें कि 2 बाइपोलर आएगा। इसमें है कि राइडर 2 बाइपोलर आएंगे, 3 आएंगे। इसमें एक है टाइट बाइपोलर, एक लूज बाइपोलर, एक वेरी लूज बाइपोलर। तो टाइट बाइपोलर बता दीजिए। इसमें सिर्फ 2 ही मेजर सुपर पावर्स रहेंगी और बाकी सब सैटेलाइट स्टेट्स की तरह काम करेंगी, जैसे कि 2 पोल्स बन जाएंगे एकदम। कब ये दिखा एग्जाम्पल? वर्ल्ड वॉर के टाइम, अरे सर कोल्ड वॉर के टाइम। जी। तीसरा मॉडल है लूज बाइपोलर सिस्टम। ये रादर लूज पोलर लिखा है। जब सर नैम इमर्ज हो गया था, इमरजेंस ऑफ न्यू एक्ट। हाँ, तो थोड़ा सा लूज हुआ। नाम को डायग्राम में हल्का सा लटकता हुआ दिखा रहा है कि ये लूज हो गया, हल्का सा ना ढीला टाइप। अब देखते हैं चौथा वेरी लूज मॉडल। सर जब अपने ग्रुप्स को तोड़ते हुए कंट्रीज बाहर निकलती हैं, जो पोल्स हैं उनमें से कंट्रीज बाहर निकलने, जैसे यूएसएसआर ब्रेक हुआ, फ्रांस नेटो से बाहर आया। हाँ, नहीं, यूएसएसआर ब्रेक नहीं होगा। यूएसएसआर एक पोल तो रहेगा, मतलब उसके उनके ग्रुप से एक मेजर पावर निकलेंगे बाहर, वो भी थोड़ा थोड़ा ऑटोनोमस बिहेव करेंगे। वो है वेरी लूज मॉडल। अच्छा। यूनिवर्सल एक्टर मॉडल में क्या है? जो ये अब ये हाइपोथेटिकल है यूनिवर्सल एक्टर वाला। सर में पोल्स खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ये है। हाँ, और वो सभी को रेगुलेट करेंगे, ये हाइपोथेटिकल है। फिर एक हायरार्किकल मॉडल, ये यूनिवर्सल का अपोजिट है, तो वो हाइपोथेटिकल, तो ये भी हाइपोथेटिकल। इसमें यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा, यूनिवर्सल इसमें है, और हायरार्की में ऊपर में एक जिसे कंट्रोलिंग कंट्री रहेगा, एक जो सब कंट्री को कंट्रोल करेगा। अच्छा सर, गवर्नमेंट और वन स्टेट में क्या चेंज, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा यूनिवर्सल और हायरार्किकल में? यूनिवर्सल में कोई ऐसा पोल नहीं रहेगा, और मतलब कोई भी कंट्री ऐसा बहुत ज्यादा सुप्रीमली पावरफुल नहीं रहेगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट सबको गवर्न करेगी। और हायरार्किकल में जैसे यूएस का यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था उस टाइम का। हायरार्किकल मॉडल में एक वर्ल्ड स्टेट नहीं है, एक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्टेट है जो सारे स्टेट्स को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। जो मैं कहता हूँ वो करो, ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है। जो घर में मम्मी पापा हम लोग को डपटते रहते, ये गलत किया, वो तो गलत किया, हम लोग छोटे पड़ जाते हैं एज ए स्टेट, वो बड़े हो जाते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट में है कि दादा दादी आ गए, मम्मी पापा को भी डांट पड़ गया, थोड़ा सा ऐसे ही इनफॉर्मल है। एग्जांपल यूएन रहेगा जो यूनिवर्सल एक्ट है। हाँ, यूनिवर्सल एक्टर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसमें सारे स्टेट्स इंक्लूडेड है एक साथ। और हायरार्किकल मॉडल में यूएसए टॉप है अमंग द स्टेट्स। फिर आ जाता है 7वां जो है यूनिट वीटो सिस्टम, और ये अपोजिट टू हायरार्किकल मॉडल है। इसमें यूनिट वीटो क्या है? हायरार्किकल में यूएसए जो कहेगा वही होगा, मतलब एक पावरफुल स्टेट। इसमें सारे स्टेट जो है लगभग इक्वल कैपेसिटी के रहते हैं और सबके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सके या कोई एक्शन ले तो उसे रोक सके। तो आप यदि देखेंगे तो ये जो P5 कंट्री है, मान लीजिए वही 5 कंट्री वर्ल्ड में रहती है आज के दिन, तो वो यूनिट वीटो सिस्टम ही चला रहे, जैसे कि है नहीं। ये ठीक है, मतलब कि यूएसए वहां पर टॉप बैठा था, यहाँ पर अमंग द वन हो गया, और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं। अब फिर आ गया 8वां इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन मॉडल, ये भी हाइपोथेटिकल है। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन रहता है। हाँ, इसमें सारे कंट्रीज के पास नहीं है। मान लीजिए इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन क्या हुआ कि सारे के सारे के पास है, लेकिन यहाँ क्या है, इनकम्प्लीट डिफ्यूजन हुआ है कुछ कंट्री के पास। एग्जाम्पल में उन्होंने लिख रखा है 14-15। फिर है 9वां है डिटेंटे सिस्टम। डिटेंटे जो होता है ना कि थॉ इन रिलेशन, यूएसएसआर का जो हुआ था, तो उसमें जो भी पोल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाता है, लेकिन वो वीक अट्रैक्शन होता है। लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। फिर 10वां है
अनस्टेबल ब्लॉक सिस्टम, ये जस्ट अपोजिट है टेंटे का। और ये सुपर पावर के बीच में हाई लेवल ऑफ टेंशन है। यदि आप वो क्या नाम था उनका, बे ऑफ पिग्स क्राइसिस, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एग्जांपल लेंगे, हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल सस्पिशन और वेरी डेंजरस सिचुएशन होता है। ये सारे मॉडल्स है। अब इसका क्रिटिकली एनालाइज होगा, क्रिटिसाइज करेंगे बाकी लोग, ये क्या क्या करेंगे आप बताते जाइए। सबसे पहले सर ये स्टैनले हॉफमैन है, वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, पूरे सिस्टम्स थ्योरी को। कहते हैं कि ना ही क्या डजंट हैव एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल, और मैक्सिमम जो मॉडल्स हैं वो हाइपोथेटिकल है। इसको सर ये स्ट्रेंज पार्लर गेम कहते हैं। ये स्ट्रेंज पार्लर गेम क्या है ये मुझे नहीं पता अभी तक, रट लिया बस। समझा दो सर बेनथम सर, आपको पता है? नहीं सर। अच्छा चलिए कोई बात, वैसे ही रटे लग रहा है। ठीक है। ये एक बार देखा था इमेज में, गूगल इमेज में, समझ में नहीं आया। ह्यूज मिस स्टेप इन द राइट डायरेक्शन भी बोलते। तो राइट डायरेक्शन क्या है, मिस स्टेप क्या है? राइट डायरेक्शन है कि थ्योरी बना रहे थे, साइंटिफिक करना चाह रहे थे, कोशिश तो अच्छी थी लेकिन गलत हो गया। सर ये पार्लर गेम सर रहता है, उसमें होता है कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो मतलब डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग लैंग्वेज और इस तरीके की चीजें यूज करते हैं जैसे सामने वाला कंफ्यूज होता रहे। तो वही बता रहे हैं, कुछ अजीब सा पार्लर गेम चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, और बता दीजिए। ये इसका ऐसा बोला जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि पीस स्टडीज है, तो ये पीस स्टडीज है, लेकिन इसमें इन्होंने कहीं प्रिस्क्राइब नहीं कि पीस आएगा कैसे, ये सब डिस्क्राइब कर दिया। याद है, इसी कारण पोस्ट बिहेवियरलिज्म में घुस जाते हैं, फिर डेविड स्टन को बुरा लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने। यहाँ भी यही हो रहा है सर। इसमें ये कहते हैं सर, जो इवन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम्स थ्योरी की, जो असली वाले सिस्टम्स थ्योरी है, उसको भी क्या कहते हैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते। ना एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करते, ना स्ट्रक्चर, ना फंक्शन, इनपुट आउटपुट तक नहीं बताते। और जो डोमेस्टिक वेरिएबल्स हैं इवन उनको भी इग्नोर कर देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जी। और ये कोई भी मॉडल जो है अभी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं है। और लिखा हुआ है डोमेस्टिक वेरिएबल में आता है ना, आपका पॉपुलेशन कितना है, आपका पॉलिसी क्या है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, कितना किस वैल्यू को शेयर करते हैं लिबरल सोशलिस्ट, तो वो सब तो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशन को। ये नहीं दे रखा इन्होंने, सिर्फ मोड एक्टर को पकड़ लिया बस। जैसा एक्टर है ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा एक्टर ऐसा सिस्टम। वो भी ऐसा एक्टर नहीं बताया, बस ये इतने एक्टर ऐसे होंगे, एक्टर ऐसे बिहेव करेंगे, एक्टर ऐसे बिहेव करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक्टर्स के बीच में ये रिलेशन होगा तो सिस्टम ऐसा हो जाएगा, ऐसा बता रखा है इन्होंने। एक्टर के अंदर क्या है वो नहीं बता रहे। इसके बारे में लिखा हुआ हेडली बुल बोलते हैं, इट इज नथिंग मोर देन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। चार्लैंड बोलते हैं, लाइबर LIEBER बोलते हैं, इट इज गैप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके थैंक यू। लाइबर बोलते हैं LIEBER, गैप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एम्पिरिकल है, हाइपोथेटिकल है। लाइबर तो ये भी बोल देते, डज नॉट गो बियॉन्ड डेफिनेशन व्हाई एंड हाउ सिस्टम विल चेंज, ये नहीं बताते। लैक ऑफ ऑपरेबिलिटी है, ये तो ऑपरेशन कहां से करेगा। इग्नोर्स डोमेस्टिक वेरिएबल्स, हिस्टोरिकल वेरिएबल्स, आइडियोलॉजिकल वेरिएबल्स, ये लाइबर का ही ऑब्जर्वेशन है। फिर एक और क्रिटिसिज्म है पार्टिकुलर मॉडल को लेके कि लूज बाय, इन्होंने बोला था कि लूज बाइपोलर से टाइट बाइपोलर में जाएंगे, हो गया उल्टा, टाइट बाइपोलर से लूज में आ गए सब। फिर यूनिट वीटो में जो है कि चांस ऑफ एवरीवन न्यूक्स, ऐसे थोड़ी होगा, किसी के पास पॉसिबल ही नहीं कि सारे के सारे कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर होगा, तभी तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते, तो वो तो रहने होने से रहा।
हायरार्किकल वाले भी क्रिटिसाइज हो जाते हैं कि नो स्कोप ऑफ दिस कमिंग ट्रू कि यूएसए सबसे टॉप या कोई कंट्री सबसे टॉप स्टेट पे बैठा रहेगा, मतलब सबसे पावरफुल रहेगा, बाकी स्टेट उससे कम पावरफुल रहेंगे, और खास करके प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में तो नहीं। तो ये भी हाइपोथेटिकल में चला गया। डिफेंस करते हैं केनेथ ई बोल्डिंग। केनेथ ई बोल्डिंग का बताता हूँ स्पेलिंग, BOULDING। बोल्डिंग बोलते हैं काप्लान्स वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेल इट ब्रेक्स रादर देन द गोल इट अचीव्स। एटलीस्ट लकीर तो बनाया अनचार्टेड फॉरेस्ट में। कौन दूसरा है बोलता? कि इनएडिक्वेसी, केनेथ ई बोल्डिंग। inadequacies are understandable in a discipline in a state of evolution। बोलते हैं कि IR is state evolving, तो inadequacy तो understandable है। फिर it is a step forward, though it has pigeon hole। अब ये pigeon hole क्या है? सर वो पिजन होल फिर होता रटना है ना पड़ेगा। सर। एक तो होता है पिजन होल रखने के लिए ना, छतों पे जो बना के रखते हैं वो तो अलग है, लेकिन बोलते हैं स्टेप फॉरवर्ड है पिजन होल्स में, किधर से भी निकल जाता है कोई रास्ता, ऐसा है क्या? आई मीन लूप होल्स बोल सकता है, छोटे छोटे। ये हो सही का, सर एक पिजन होल एल्गोरिदम होता था। वो भी हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है। बाकी जो रिफ्लेक्टिविस्ट स्कूल है वो जितने भी है वो फेमिनिस्ट वाले, पोस्ट कॉलोनियल वाले। जी बताइए। हाँ, तो पिजन होल का मतलब हुआ ना कि मतलब पिजन के पास ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कहीं से भी आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब इनका थ्योरी किधर भी चला गया, कोई गारंटी नहीं कि किधर जाएगा। स्टेप फॉरवर्ड है लेकिन किधर जाएगा ये गारंटी नहीं, किधर फॉरवर्ड हो रहा है, लेफ्ट राइट। ठीक, तो ये आज का खत्म हुआ सेशन, बाकी देखेंगे कल परसों। थैंक यू। और सर यहाँ पे ना एक चीज पूछी हुई है कि काप्लान्स व्यूज कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ जॉन रॉल्स that it might be possible to isolate some basic social and political rules। क्या कोई समझा पाएगा इसको? स्क्रीन बड़ा कीजिएगा। काप्लान ने एक नया एनालिटिकल टूल को इंट्रोड्यूस किया IR में, सिस्टम एनालिसिस। उनका व्यू कंट्रास्ट करता है जॉन रॉल्स का, दैट इट माइट बी पॉसिबल टू आइसोलेट सम बेसिक सोशल एंड पॉलिटिकल। तो उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट किया था ना, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में डाला था थिक वाला। रादर काप्लान्स अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस इज टेस्ट इन प्रिंसिपल ए काइंड ऑफ डिसीजन प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल चॉइसेस व्हिच अटेम्प्ट्स टू सर्कमवेंट द लिमिटेशंस ऑफ एन egocentric or culturally narrow perspective while providing sufficient context to make a judgment। ये क्या है, मैं क्या पढ़ा? छोड़ दो सर, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ ये रहने दो। बस उनके बुक्स के नाम देख लो एक बार ना, साइंस, लैंग्वेज एंड ह्यूमन कंडीशन, लॉ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957 का बुक है ये। जी, तो ये अब इनका ठीक है, इनके बाद अब इनका डेथ हो गया, अब इनका नहीं आता इसमें बोलिए। ठीक है, इसको ना रोकते हैं रिकॉर्डिंग को, और कुछ है नहीं इस पे, इसके बाद देखेंगे चिट चैट वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं। कर रोकूं? हाँ हाँ सर, गो अहेड। थैंक यू फ्रेंड्स।